स्टूडेंट्स, गुड साइड। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। यह चैप्टर 4 है। ये बुक है एनसीईआरटी की क्लास 8 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर से जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी डल चुका है वो। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने एंड किया था प्लांटेशन पे, ठीक है। तो अभी हम लोग को प्लांटेशन पढ़ लेना है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग प्लांटेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्लांटेशन में हमारा है कि प्लांटेशन में एक सीधा सा बात है, प्लांटेशन उस टाइप का खेती किया जाता है जिस खेती को हम लोग सिर्फ इस पर्पज से करते हैं कि उसको हम लोग व्यापार के लिए कर रहे हैं। इस खेती को हम लोग सिर्फ व्यापार के लिए करते हैं, कॉमर्शियल यूज़ के लिए। हम लोग अपने यूज़ के लिए उसको नहीं उगाते हैं। जैसे उसके यूज़ में आ गया सिंगल क्रॉप्स में, अगर आपको हम लोग गिना दें तो आ जाएगा आपका टी आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, शुगर केन आएगा, कैश्यू आ जाएगा, रबर आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, ठीक है। ये सब हमारा ग्रोन किया जाता है, ठीक है। और इसको इन सब को जो ग्रोन होता है, इसको ग्रोन करने में बहुत ज़्यादा हमारा लार्ज अमाउंट में हमारा, तो इसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और इसमें बता रहा है कि प्लांटेशन करने के लिए उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या टाइप्स होना चाहिए प्लांटेशन के लिए। तो पहले मैं बता दूँ, प्लांटेशन जहाँ हो रहा है उसके पास में कोई फैक्ट्रीज होना चाहिए कि जो प्लांटेशन करके ले उसको, उस रॉ मटेरियल को ले, ठीक है। और सेकेंड थिंग, तो उसका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। किस चीज़ का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन का उसका नेटवर्क होना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें होना चाहिए। और ये जो है, मैंने जो आपको बताया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। ये सब जो मैंने रबर, बनाना एक्सेट्रा बताया, वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक रबर मलेशिया में होगा, कॉटन ब्राज़ील में होगा, मतलब होगा और भी जगह पे होगा। कॉटन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राज़ील में होगा, सॉरी कॉफ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राज़ील में होगा, वो हर जगह होगा, बहुत ज़्यादा जगह होगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे इसका ज़्यादा व्यापार और खेती ज़्यादा होता है। जैसे ब्राज़ील में होगा, फिर टी इंडिया और श्रीलंका होगा, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। अब हमारा पढ़ लेते हैं हम लोग मेजर क्रॉप। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे पहले आप 4.6 फिगर में देख सकते हैं एक बनाना प्लांटेशन हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मेजर क्रॉप्स क्या क्या है। तो मेजर क्रॉप्स मतलब है कि हमारी देश की, पूरे वर्ल्ड की जितनी आबादी है वो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो उस आबादी को हम लोग को मीट करना है, हर घर में अन्न पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारे जो देश के भाई किसान है वो हमारा जो किसान होता है वो हर घर में उसको अन्न पहुंचाना होता है। इसलिए वो एक लार्ज वैरायटी में क्रॉप्स को उगाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वैरायटी में उगाता है, और ज़्यादा उसको अमाउंट में भी उसको ज़्यादा उगाता है, और वैरायटी में भी उसको ज़्यादा उगाता है। जैसे यहाँ पे कुछ वैरायटी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, मिलेट्स हो गया। ये सब कॉमन वैरायटीज़ हैं, मेजर वैरायटीज़ है जो हर जगह पे यूज़ होती हैं, हर घर में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब जूट और कॉटन है, ये सब भी मेजर है, कॉमन है। लेकिन ये एक फाइबर क्रॉप है, ठीक है। इससे फाइबर ज़्यादा मिलता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा हमारे लिए भी होता है, सबके लिए अच्छा होता है ये, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बीवर्ज क्रॉप आर टी एंड कॉफ़ी। आपको समझ रहा होगा कि बीवर्ज मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बीवर्ज मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ का रस जो होता है, ठीक है, रसीला चीज़, किसी चीज़ का रसीला चीज़ को बीवर्ज कहते हैं, ठीक है। कोई रसीला चीज़ है तो उसको बीवर्ज क्रॉप कहेंगे, ठीक है। जैसे चाय है, ठीक है, तो उसमें कितना ज़्यादा पानी होता है तो उसको रस ही कहेंगे। मीठा है, उसमें कोई स्वाद है तो उसको रस ही कहेंगे, इसलिए उसको कॉफ़ी और टी को बीवर्ज क्रॉप हम लोग को कहा जाता है। अब हमारा आ रहा है राइस। तो राइस जो है हमारा मेजर क्रॉप है, ठीक है, बहुत कॉमन है, हर घर में यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में, ट्रॉपिकल हो चाहे सब ट्रॉपिकल हो। तो ये अब बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्या क्या इसको चाहिए उगने के लिए। तो इसको चाहिए हाई टेम्परेचर उगने के लिए, ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी, मतलब इसको नमी ज़्यादा चाहिए, और रेनफॉल भी इसको चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम नहीं, लेकिन इसको रेनफॉल भी चाहिए। और ये बेस्ट उगता है एलुवेरियल क्लेई सॉइल पर, एलुवेरियल क्लेई सॉइल पर सबसे अच्छा उगता है। और इसका लार्ज प्रोड्यूसर कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा इसका व्यापार कौन कर रहा है, सबसे अच्छा उगा कौन रहा है? तो सबसे अच्छा उगा रहा है पहले चाइना, उसके बाद हमारा उगा रहा है इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बता दे रहा है कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पूरे साल में
2 से 3 तरह का क्रॉप उगाया जाता है पूरे साल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। अब हमारा वीट का बारी आया, ठीक है। तो वीट हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पर है कि वीट रिक्वायर्स क्या क्या चाहिए वीट को उगने के लिए। वीट को मॉडरेट चाहिए टेम्परेचर, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गर्मी भी ना हो ज़्यादा ठंड भी ना हो, वैसा उसको टेम्परेचर चाहिए। उसको रेनफॉल चाहिए जिस टाइम वो बढ़ रहा हो, ठीक है, उसका बढ़ने का एज हो, ग्रोथिंग एज हो, उस टाइम उसको क्या चाहिए, उस टाइम उसको रेनफॉल चाहिए। अब यहाँ पे ब्राइट सनशाइन उसको चाहिए, ब्राइट सनशाइन उसको हार्वेस्टिंग के टाइम चाहिए, कटाई के टाइम चाहिए। और यहाँ पे है कि किस सॉइल पे सबसे अच्छा उगेगा, ये उगेगा वेल ड्रेन्ड लोमे सॉइल पे सबसे अच्छा ये उगेगा, वेल ड्रेन्ड लोमे सॉइल, ठीक है। आप समझ लीजिए वेल ड्रेन्ड लोमे सॉइल, बहुत लंबा नाम है लेकिन याद कर लीजिए। वीट इज ग्रो एग्जैक्ट ये कहाँ वीट जो है हमारा कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, तो यूएसए में उगाया जाता है, कनाडा में उगाया जाता है, अर्जेंटीना में उगाया जाता है, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यहाँ उगाया जाता है, और इंडिया में भी उगाया जाता है। तो अब यहाँ बता रहा है कि इंडिया में किस टाइम में उगाया जाता है, तो इंडिया में ये विंटर के टाइम में उगाया जाता है। अब हमारा बारी आ रहा है मिलेट्स का, ठीक है। तो हम लोग मिलेट्स पढ़ लेते हैं। तो मिलेट्स को क्या क्या चाहिए, मिलेट्स को चाहिए, मतलब मिलेट्स है ना ऐसा एक क्रॉप है, प्लांटेशन का ऐसा एक ग्रुप है जिसमें उसको ये नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, उसको ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं चाहिए, कम फर्टाइल जगह में भी वो उग जाता है। सैंडी सॉइल मतलब बलुआई मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, बलुआई मिट्टी, वहाँ पे भी वो उग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बहुत कम रेनफॉल चाहिए, ठीक है, इसको बहुत कम रेनफॉल चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और इसको एडिक्यूट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है ज्वार बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। तो इसका जो पार्ट्स है, जो ये है, जैसे कि मिलेट्स का पार्ट्स होता है ज्वार बाजरा रागी और भी होते हैं, लेकिन इंडिया में जो उगाए जाते हैं वही ये 3 है, ये इंडिया में उगाए जाते हैं। और अदर देश में जो उसको उगाया जाता है वो देश है चाइना, नाइजीरिया, निगर, ठीक है, ये यहाँ ये सब उगाया जाता है। अब हमारा आ गया कि मेज़ कैसे उगाया जाता है। मेज़ जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, भुट्टा जिसको हम लोग कहते हैं बाल, खेतों में ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को कहते हैं हम लोग मेज़। आपको पता हो ना हो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो यहाँ पे है कि मेज़ को क्या क्या चाहिए, तो मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा मॉडरेट टेम्परेचर मतलब क्या होता है। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर, सॉरी मीडियम टेम्परेचर, जो ज़्यादा कम ना हो ज़्यादा ना हो, ठीक है, वो टेम्परेचर को हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं। अब यहाँ पे रेनफॉल भी इसको चाहिए, ठीक है, और इसको लॉट ऑफ सनशाइन चाहिए, मतलब सनशाइन मतलब धूप का किरण इसको बहुत ज़्यादा चाहिए अच्छी तरीके से उगने के लिए। अब ये कहाँ अच्छा से उगेगा, ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे बहुत अच्छा उगेगा, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे बहुत अच्छा उगेगा। यहाँ पे है कि मेज इज ग्रोन इन कहाँ ये उगता है, पहले उगता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में एंड मैक्सिको में, ये मेज उगता है हमारा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कॉटन, बहुत अच्छा पार्ट हमारे यहाँ पे आ रखा है कॉटन। तो पहले हम लोग कॉटन पढ़ लेते हैं। तो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, तो उसको क्या क्या चाहिए, तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर, मॉडरेट नहीं, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए। उसके बाद फिर इसको लाइट रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल चाहिए। और तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। आप सोच रहे होंगे फ्रॉस्ट फ्री डेज होता क्या है, तो मुंह पे हाथ रख के सोच रहे होंगे फ्रॉस्ट फ्री डेज होता क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, फ्रॉस्ट फ्री डेज वो होता है जिस दिन में हवा में नमी कम हो, मतलब ना के बराबर हो, हवा नमी ना हो हवा में, ठीक है, और मॉइस्चराइज होता है ना वो ना हो, फॉग ज़्यादा ना हो, उस टाइम इसको चाहिए। और इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है, ब्राइट सनशाइन। और ये बहुत ब्राइट सनशाइन उसको चाहिए, तो ये बहुत अच्छा उगेगा। अब ये बेस्ट कहाँ उगता है, तो ये ब्लैक और एलोवेरियल सॉइल पे, काला और एलोवेरियल सॉइल पे बहुत अच्छा उगता है। अब यहाँ पे है कि कौन कौन सा रिस्पेक्टिवली बता रहे हैं हम आपको कि कौन कौन जगह पे ये अच्छा प्रोड्यूसिंग है, कहाँ अच्छा से उगता है ये। तो ये चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में सबसे अच्छा उगता है। अब यहाँ बता रहा है कि
जो है हमारा कि जो मेन रॉ मटेरियल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वो यही होता है, कॉटन हमारा होता है मेन रॉ मटेरियल। अब हमारा आ रहा है जूट। तो जूट में हम लोग आ गए। तो जूट में जब हम लोग घुसे तो जूट में आते ही क्या मन में आया, तो मेरे तो मन में आ रहा है कि जूट को हम लोग क्या कहते हैं, जूट को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। जो जूट को गोल्डन फाइबर माना गया है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में। अब ये बेस्ट होता है वेल ऑन एलोवेरियल सॉइल। ये एलोवेरियल सॉइल पे सबसे अच्छा उगता है, बहुत अच्छा उगता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और इसको हेवी रेनफॉल चाहिए और इसको नमी वाला क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। अब ये होता है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत अच्छा उगता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया हो गया, ये सब जहाँ पे बहुत अच्छा उगता है। और इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश सबसे अच्छा लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का। अब हम आते हैं कॉफ़ी में। तो कॉफ़ी में हमारा है कि इसको एकदम वार्म और सूखा क्लाइमेट चाहिए। इसको वेल ड्रेन्ड लॉमे सॉइल बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा होता है। ये हिल स्लोप मतलब ढलान टाइप होता है, वहाँ पे इसका सूटेबल जगह है। और ब्राज़ील जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का। और कोलंबिया और इंडिया भी उसके साथ साथ प्रोड्यूसर है इसका। अब चाय की जब बात आती है तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जो चाय है वो सो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि टी जो होता है बीवर्ज क्रॉप होता है। तो बीवर्ज मतलब आपको पता होगा, तो ये कहाँ कहाँ अच्छा उगता है। तो इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, एकदम कूल मतलब ठंडा सा क्लाइमेट चाहिए इसको, ठीक है। अब ये कहाँ क्या क्या चाहिए इसको, तो हाई रेनफॉल इसको चाहिए। हाई रेनफॉल इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये इसको हाई रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए। और इसका जो लीफ होता है ना, जो उसका पत्ता होता है टेंडर लीफ, उसका ग्रोथ के लिए हम लोग को 1 ईयर मतलब इंतज़ार करना पड़ता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, इट नीड्स वेल ड्रेन लॉमे सॉइल, ठीक है। इसको वेल ड्रेन लॉमे सॉइल चाहिए। और ये भी सबके ऐसा जेंटल स्लोप पे ही अच्छा होता है, स्लोप पे ढलान टाइप में ही अच्छा होता है ये। हाँ, तो इसको लॉमे सॉइल पे अच्छा उगता है, स्लोप पे अच्छा उगता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इसको उगाने में जो है हमारा लेबर बहुत ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट मतलब ये सब ज़्यादा लेबर ज़्यादा लगता है, सामान ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। अब इसका सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कौन कौन सा जगह है, तो पहले है कीनिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सब हमारा बेस्ट प्रोड्यूसर है टी का पूरे वर्ल्ड में। अब हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता क्या है, क्या क्या इसमें कंटेंट्स है। तो है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन अदर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें दिया है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का जो ये होता है डेवलपमेंट इस हिसाब से होता है कि जैसे कि आज हम अगर एक रोटी बना रहे हैं, एक रोटी बना रहे हैं, अगर कल दो बच्चा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, आदमी तो बढ़ते जाएगा, तो हम लोगों को क्रॉप भी तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को 4 रोटी कैसे हो, कैसे किस टाइप से हो, उसी को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो मशीनरीज़ की वजह से होता है। और वो अलग अलग हम लोग खाद चेंज करते जाते हैं कि जिससे हाई यील्ड मिले, हम लोग को ज़्यादा मिले। और उसकी सिक्योरिटी के लिए कभी कभी हम लोग उस पर ये कीटनाशक दवा भी छिड़कते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट। तो इसमें आगे बता रहा है कि डेवलपमेंट किस हिसाब से कहाँ पे होता है। जैसे कि इंडिया में डेवलपमेंट अगर हो रही है तो इंडिया में किस हिसाब से कैसे होगी, इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो अगर इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो किस हिसाब से कहाँ से होगी, यूएसए में हो रही है, कनाडा में हो रही है, और जहाँ जिस टाइप से हो रही है तो वो कैसे होती है और कैसे होगी, यह सब चीज़ मैंने बताया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 2 केस स्टडीज़ है, वो आप रीड करें और समझें और समझाएं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इंडिया का फार्म्स कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, वो यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक। तो मैं आपको पहले इस इंडिया का पढ़ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है देयर इज स्मॉल विलेज, एक स्मॉल विलेज है, वहाँ का नाम है अदिलाबाद। अदिलाबाद है गाजीपुर में, ठीक है, मिर्ज़ापुर नहीं, गाजीपुर में अदिलाबाद है एक जगह, ठीक है। वहाँ पे मुन्ना लाल नाम का एक आदमी है, स्मॉल फार्मर, छोटा फार्मर है विलेज का। उसके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है जिसपे वो खेती करता है, प्लॉकिंग करता है गाय की मदद से। जैसे कि आपको
जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फार्मर प्लॉकिंग अ फील्ड। तो ऐसे ऐसे वो अपना गुजारा चलाता है, कीटनाशक दवा छिड़कता है अपने हाथ से, सब कुछ अपने हाथ से करता है, ठीक है। और वो एक बड़े से फील्ड में इरिगेशन करता है, छोटे से मोटर पाइप इस सब की वजह से मदद से सिंचाई करता है। अब यहाँ पे बता रहा है मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज, ये मैंने आपको बता दिया। और एंड फ्यू हेन्स, कुछ हेन उसके पास मुर्गे भी हैं, बफेलो भी हैं, जिससे वो मिल्क लेता है, ये सब करता है। और उसका जो सोसाइटी है, उसका एक फैमिली है, उसको बहुत मदद करता है, ठीक है। अब उसका एक सोसाइटी है जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है HYC सीड्स, मतलब वो एक सोसाइटी है उसका, जो उसको मदद करता है मुन्ना लाल को कि तुम और खेती करो, खेती करके ये करता है। HY सीड्स है उसका, वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, वो उसको देता है। तो उसका सोसाइटी उसको बहुत मदद किया, उसके लिए स्टोरेज करने के लिए उसको फैक्ट्रीज दिया, बहुत चीज़ किया, ठीक है। यही है मुन्ना लाल का कहानी और यही है इंडिया का फार्म्स। अब यहाँ बताएगा कि USA में कैसा सोसाइटी होता है, कैसे खेती होती है, कैसे। तो पहले तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड कैसे होते हैं और यहाँ के USA के फार्म्स कैसे होते हैं, आपको खुद दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कीटनाशक दवा पेस्टिसाइड जब गिर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आदमी लाल पट्टी लेके खड़ा है और प्लेन से गिर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ हम लोग हाथ से फेंकते हैं, ये प्लेन से गिर रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक यहाँ पे आदमी है, ठीक है, उसका नाम तो नहीं दे रखा शायद ठीक से, तो वो जोई हॉरेन नाम है फार्मर का, जोई हॉरेन US का है, तो USA का है। उसके पास 300 हेक्टेयर ज़मीन है। और एक और आदमी है, उसके पास 250 हेक्टेयर ज़मीन है। कैन यू बिलीव दैट कि उसके पास 1.5 हेक्टेयर था और इसके पास सिर्फ 250 हेक्टेयर ज़मीन है और इसके पास 300 हेक्टेयर ज़मीन है। कैन यू बिलीव दैट। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्टर है इसके पास, हर चीज़ के लिए इसके पास मशीन है, हर चीज़ों के लिए इसके पास हेलीकॉप्टर है, मशीन है, और इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि आलू निकालना हुआ तो उसके लिए इसके पास मशीन हो गया, सॉरी आलू निकालना हो गया उसके लिए इसके पास मशीन है। हाँ, तो कहने का डायरेक्ट मतलब है कि वहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और वहाँ पे सोसाइटी भी बहुत एडवांस्ड है। अब हम लोग आगे पेज में बढ़ते हैं। वहाँ पे फर्टाइल भी, मतलब वहाँ पे फर्टाइल बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हर एक सेकंड पे चीज़ों के लिए, सॉरी हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे हर चीज़ मशीन है, हर चीज़ है। ये लैपटॉप को भी क्या हो जाता है, यहाँ पे हर मशीन है, हर चीज़ है, कुछ भी हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मशीन्स है यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए। USA में सब चीज़ है उसके लिए। तो ये बता रहा है कि USA में कैसा होता है और यहाँ पर कैसा होता है, वहाँ से कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है गाइज। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके जैसे किसी और यूज़फुल बच्चे को मदद हो मेरे वीडियो से। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपको मदद हो मेरी वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं।